मंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्टेटहुड को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर स्टेटहुड के दर्जे के लिए बीजेपी को सरकार में शामिल करना होगा तो उससे पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि स्टेटहुड के लिए लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई जारी रखेंगे। लद्दाख की तरह युवाओं का खून बहते देखने के लिए वो तैयार नहीं है। अगर रियासत का दर्जा हासिल करने के लिए बीजेपी को हुकूमत में शामिल करना जरूरी है तो मेहरबानी करके मेरा इस्तीफा आप लोग कबूल कर लीजिए और यहां किसी और एमएलए को आप वजीर आला बना के बीजेपी के साथ हुकूमत बनाओ। मैं बनाने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत देखने के लिए इंतजार करना पड़े मैं करूंगा। क्या आप सड़कों के उतर के एहतजाज क्यों नहीं करते हो? मेरा जवाब उनको यही है कि जाओ लद्दाख के हालात देखो। अरे ना लद्दाख के भाई बोलने में उन्होंने 1 घंटे का इंतजार नहीं किया, यहां तो 10 मिनट इंतजार नहीं करेंगे। कितने नौजवानों का खून यहां बहते हुए देखना चाहते हो? मैं कम से कम उस चीज के लिए तैयार नहीं हूं। हम लड़ेंगे, जमहूरी तरीकों से लड़ेंगे, पुराने तरीकों से लड़ेंगे, आईन और कानून के दायरे में अपना जो है अपना हक हासिल करेंगे। लेकिन यहां के लोगों के घरों में मैं तबाही और बर्बादी लाने के लिए तैयार नहीं। दिल्ली में केडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात केडीए ने रखी। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी केडीए के नेता असगर करबलाई ने कहा कि 4 मांगों को लेकर 2021 से केंद्र सरकार से मरकजी हुकूमत से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा नतीजा नहीं आया और मजबूरी में अनशन पर बैठना पड़ा। केडीए ने कहा कि लद्दाखियों को एंटी नेशनल बोलना गलत है। सोनम वांगचुक लद्दाख के हीरो हैं, उनको फौरन रिहा करना चाहिए। साथ ही केडीए ने कहा कि डिमांड स्टेटहुड और 6th शेड्यूल है। एपेक्स बॉडी ले ने सरकार से बातचीत से इनकार कर दिया है और केडीए भी किसी बातचीत में शामिल नहीं होगी। – 2021 से 2025 27 मई तक हमारी काफी बातचीत हुई, लेकिन इन बातचीत का कोई बड़ी फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आई और इसी के नतीजे में आपने देखा लद्दाखियों ने लद्दाख बंद की, लेह और करगिल में प्रोटेस्ट किया, जम्मू में प्रोटेस्ट की, जंतर मंतर पे धरने दिए, प्रोटेस्ट किया। फिर इसके बाद 2023 से सोनम वांगचुक जी जो जाने माने एजुकेशनिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, न सिर्फ लद्दाख में पूरी देश में और पूरे विश्व में उनको जाने जाते हैं, 2023 के बाद इन्होंने इन 4 पॉइंट्स डिमांड्स को सपोर्ट करने के लिए अनशंस रखी मार्च में। फिर इसके बाद सितंबर में 2024 में पद यात्रा की, लेह से दिल्ली चले आए। फिर इसके बाद 2025 में करगिल में 3 दिन का अनशन हुआ और इन्हीं डिमांड्स को लेकर सितंबर 10 तारीख से लेह में सोनम वांगचुक जी के क़यादत में पूरी एपेक्स बॉडी की टीम और लद्दाखी आवाम अनशन पे बैठे और इस अनशन का, इस प्रोटेस्ट का, इस पद यात्रा का मकसद यही था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लद्दाखियों के जो डिमांड्स हैं उस डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए और इन्हें ये बतलाने के लिए कि जब तक ये डिमांड्स पूरी नहीं होती है लद्दाख के आवाम खामोश बैठने वाली नहीं है। इन सारे एलिगेशंस को स्टेट ऑफ द नकारते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम ये कहना चाहते हैं
कि हमें किसी से सर्टिफिकेट्स लेने की जरूरत नहीं है। देश के तईन हमारी कितनी प्यार है, अपने सबसे ज्यादा अजीज, सबसे प्यारे लोगों को, अपनी जानों को हम कुर्बान करते आए हैं। आज भी, कल भी की है, आज भी करेंगे और आइंदा भी करते रहेंगे। लेकिन ये एलिगेशन लगाना, ये अनशन लगाना बंद कर दे और लद्दाखियों को देशद्रोही के शक्ल में पोर्ट्रेट करना बंद कर देनी चाहिए। और इन प्रोटेस्टर्स पे, निहत्ते प्रोटेस्टर्स पे गोलियों से भून के 4 जवानों को मौत से हमकिनार कर दी गई। और वो भी किस तरीके से? उनके सर में गोली लगाई गई, उनके छाती पे गोली लगाई गई, उनके सीने पे गोली लगाई गई। और उनमें से एक वो जवान है जिसने करगिल जंग में अपनी जान दे के जख्मी हुए और इस धरती को, अपनी भूमि को बचाने के लिए हिंदुस्तानी सेना के शौर्य को बुलंद रखने के लिए कुर्बानी दी। जंग में तो मारा नहीं गया, लेकिन अपनी डिमांड्स को लेकर पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए अपने ही सीआरपीएफ के हाथों उनकी जान ली गई। सोनम वांगचुक जी कोई आम व्यक्ति नहीं है। सोनम वांगचुक जी एक सपूत है, लद्दाख के एक हीरो है। इन्होंने 60 साल से ज्यादा जिंदगी लद्दाखियों को और पूरी देशवासियों को एजुकेशन देने के लिए, वातावरण को बचाने के लिए, पूरी देश की नुमाइंदगी करके, रिप्रेजेंटेशंस करके देश में और विश्व में हिंदुस्तान के नाम को चमकाया है। जिन्होंने एजुकेशन में एक रिवॉल्यूशन लिया है, जिन्होंने एनवायरनमेंट को बचाने, इकोसिस्टम को बचाने के लिए विश्व भर में इन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है। उस इंसान को जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया लद्दाख के लिए, लद्दाखी आवाम के लिए और इस देश के लिए, आज उस इंसान को एनएसए लगा के, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, एमएचए से, इस सीधे अल्फाज में कहना चाहते इन सारे एलिगेशंस को उठा के सोनम वांगचुक जी जो करगिल और लेह के, लद्दाख के, इस देश के हीरो है, इन्हें सम्मान पूर्वक रहा की जाए। इन्होंने कभी भी देश के खिलाफ करने की तो बात ही नहीं, सोचा तक नहीं है। ये एलिगेशंस खत्म कर दें। और बीजेपी के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने लद्दाख मुद्दे पर मरकजी हुकूमत और लद्दाख के एलजी इंतजामिया का बचाव किया। उन्होंने कहा कि केवल बातचीत से सभी मुद्दों का समाधान हो सकता है और किसी भी सभ्य समाज में तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं है। खटाना ने कहा कि कुछ शरपसंद अनासर तनाव, कशीदगी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी पहचान करके उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। देखिए, देश के वजीर आजम, देश के वजीर दाखिला, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, वहाँ का शासन, लद्दाख के लोग जो हैं अमन पसंद हैं, शरीफ लोग हैं और लद्दाख की जो तरक्की है वो जितना एक्सपेक्टेड नहीं था उससे ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट उनको दे रही है। यूटी से लेकर वहाँ उनकी लोकल जबान को मान्यता दी है, उनको हकूक दिए जा रहे हैं, जिले बढ़ाए जा रहे हैं, पीएससी दी जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटी, हर चीज़ लद्दाख के लोगों के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब का और होम मिनिस्टर साहब का खुला दिल है। लेकिन जो लोग प्रवोक करते हैं सिचुएशन को, लद्दाख के शरीफ लोगों को, मासूम लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको उनके साथ उनका जमाना नहीं है, पीस का जमाना है, उनका हर हक है अपनी बात रखने का। सोनम वांगचुक की पत्नी ने सोनम पर लगे आरोपों को निराधार बताया, गलत बताया, बेबुनियाद बताया है। इनकी अहलिया गीतांजलि ने MBEN ने कहा है कि मरकज ने कई अवार्ड सोनम को दिए हैं और वांगचुक अब कैसे एंटी नेशनल हो गए, ये सवाल खड़ा कर रही हैं। गीतांजलि जो कि सोनम वांगचुक की अहलिया हैं, इन्होंने आपको बताया कि कहा है कि जो सोनम वांगचुक को एक तरफ सरकार ने इससे पहले कई सारे अवार्ड दिए, अब एक ऐसा वक्त आया है कि यही सरकार कह रही है कि सोनम वांगचुक देशद्रोही हैं, एंटी नेशनल हैं। हमने ईडी और CBI के सामने तमाम सारे सबूत दे दिए हैं। साथ ही साथ गीतांजलि सोनम वांगचुक की अहलिया है,
पत्नी हैं। उन्होंने कहा कि हम ओपन चैलेंज करते हैं किसी को भी, आए और हम तथ्यों पर बात करेंगे, सबूत के हवाले से बताएंगे कि आखिर निर्दोष कैसे हैं सोनम वांगचुक। इसी गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर ऑफ एनर्जी हैं मिस्टर आर.के. सिंह, उन्होंने फर्स्ट प्राइज हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स को दिया है उनके पैसिव सोलर हीटेड बिल्डिंग्स को। इसी गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उन्होंने स्कॉच अवार्ड दिया है आइस्तूपा प्रोजेक्ट को लेके। इसी मिनिस्ट्री ने टूरिज्म के बेस्ट इको प्रोजेक्ट हयाल को दिया है। तो सडनली अगर हयाल और सोनम वांगचुक एंटी नेशनल थे तो फिर यही गवर्नमेंट उनके एफर्ट्स को इतना पुरस्कृत क्यों कर रही थी? ये सोचने वाली बात है कि सडनली क्यों एक महीने में सोनम एंटी नेशनल बन गए। और लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता ने लेह में एक आला सतही मीटिंग की है। ये सिक्योरिटी मीटिंग है और सिक्योरिटी मीटिंग की आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग की एलजी कविंदर गुप्ता ने सदारत की है। इस मीटिंग में सभी महकमे के और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी एजेंसियां थी उनके आला एहलकार मौजूद रहे। मीटिंग में लद्दाख की शांति के लिए, लद्दाख में अमन कानून और जवाबित को सही तरीके से रखने के लिए कई तरह के कोशिशों पर जोर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर पुलिस के जरिए एहतमाम इनकाद किया गया शहीद स्मृति यानी शहीद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट में कुल 41 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें बीएसएफ और एसएसबी की टीमें भी शामिल थीं। ये टूर्नामेंट उन शोहदा की याद में मुनक्किद किया गया जिन्होंने मुल्क की रक्षा के लिए अपने प्राणों का, अपने जान का नजराना पेश किया। फुटबॉल टूर्नामेंट के इख्तितामी प्रोग्राम में एलजी मनोज सिन्हा ने बतौर खुसूसी मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और जो विजेता थे जिन्होंने इस को जीता, टूर्नामेंट को जीता, उन्हें एजाज से एलजी ने नवाजा। समझता हूं कि यह फुटबॉल टूर्नामेंट आवाम को ये याद दिलाता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के हर एक शहीद वीर जवान को पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ जम्मू कश्मीर याद करे। समर्पण, वीरता, शौर्य और कर्तव्य परायणता ये जम्मू कश्मीर पुलिस की मुख्य पहचान रही है। अपने साहस और शौर्य, देशभक्ति तथा धैर्य, आत्म बलिदान और अनुशासन से जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो सम्मान हासिल किया है वो देश के बाकी अन्य पुलिस बलों को नहीं मिल सका है, वो मुकाम वो नहीं हासिल कर सके। आम नागरिकों, विशेष रूप से इस संघराज्य क्षेत्र के युवाओं को भी इससे प्रेरणा मिलती है। अगर हम देखें तो पिछले 5-6 वर्षों में जम्मू कश्मीर में तेज गति से समृद्धि आई है, विकास की ओर आगे बढ़ा है। ये सच है कि समृद्धि और विकास कहीं भी तभी संभव हो सकता है जब आवाम बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्री, स्कूल, कॉलेज इन सब की सुरक्षा के प्रति निश्चिंत हो। जम्मू कश्मीर पुलिस तथा अन्य सुरक्षा बलों ने ये सुनिश्चित किया है कि विकास की यात्रा तेज गति से जारी रहे और खेल के मैदानों में भी युवा ऊर्जा अपने दमखम, अपने कौशल से नई पहचान कायम कर सके। एनआईए ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े एक कट्टर दहशतगर्द के मददगार की जायदाद को कुर्क किया। आरोपी की पहचान शोपिया के मालदेरा गांव निवासी तारिक अहमद मीर के तौर पर हुई है। मीर को 2021 में सिक्योरिटी फोर्सेज ने हिजबुल मुजाहिदीन से मुलव्विस होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था और वो इस दहशतगर्दी संगठन का एक करीबी और साथ ही साथ एक्टिव मददगार था जो साउथ कश्मीर में इनके कारकुनों को समर्थन और साथ ही साथ मदद दिया करता था। बलेसा के भरगी गांव में संदिग्ध ब्लास्ट से इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार घटना में एक व्यक्ति को मामूली चोटें आई हैं और उसे इलाज के लिए जीएमसी डोडा ले जाया गया। गंदोह पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और तथ्यों की जांच शुरू कर दी।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने गरनई में गोवंश तस्करी में इस्तेमाल किए गए एक संशोधित तेल टैंकर को जब्त किया है और वाहन से 20 से अधिक जानवरों को बचाया है। इस दौरान उप पुलिस अधीक्षक प्रहलाद शर्मा ने कहा कि उधमपुर पुलिस ने उधमपुर में नशा तस्करों और गौवंश तस्करों पर नकेल कसी है। उन्होंने आगे कहा कि गौवंश तस्करों के बारे में विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने टिकरी चेक पर एक टैंकर को रोकने का संकेत दिया, लेकिन चालक ने काफी देर तक पीछा करने के बाद भी वाहन नहीं रोका। टैंकर को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग उधमपुर पर गरनई में रोक लिया गया और नशे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी हुई है। उसी संदर्भ में आज हमें इस टैंकर की इन्फॉर्मेशन पहले से ही थी कि इसमें बवाइन स्मगलिंग हो रही है। नाके पे 2 नाकों पे हमने इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से ये फरार होने में कामयाब हुआ। फलाटा नाके से हमारी पुलिस पार्टी इसके पीछे लगी। यहाँ पे आके ड्राइवर ने इस गाड़ी को साइड में छोड़ के खुद फरार हो गया। हमारी कोशिश रही कि ड्राइवर को भी और साथ में इसके साथ जो भी मुलविस होंगे उनको इसमें पकड़ा जाएगा। अवैध खनन के खिलाफ अपने निरंतर अभियान के तहत अवंतीपुरा पुलिस ने खरीव में खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले 2 टिपर जब्त किए हैं। खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए थाना खरीव के प्रभारी निरीक्षक नईम राशिद के नेतृत्व में पुलिस दल ने कई गाड़ियों को 2 गाड़ियों को जब्त किया है। फिलहाल खरीव पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है और आगे की जाँच शुरू की जा रही है। कठुआ में लकड़ी तस्करों ने अब तस्करी के लिए नया तरीका अपनाते हुए लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पुलिस टीम की कार्रवाई में कीमती लकड़ी की तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है और मढ़ीन पुलिस ने एक महंगी गाड़ी से लाखों रुपए की खैर की लकड़ी बरामद की है। तस्कर महंगी कार में गुप्त चैम्बर बनाकर उसमें लकड़ी छिपा कर ले जा रहे थे। लग्जरी गाड़ी का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा था ताकि किसी को शक न हो और ये गाड़ियां सामान्य ट्रैफिक चेकिंग में आसानी से निकल जाएं। वन संपदा की लगातार लूट किस कदर कर रहे हैं, इसकी ताजा तस्वीरें आप मढ़ीन चौकी से देख रहे हैं। आपको बता दें गाड़ी नंबर आप देख रहे हैं DL 8CL 3153 गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो लकड़ी तस्करी के प्रयास के लिए कर रहे थे। आपको बता दें तस्वीरों में आप देख रहे हैं, सहयोगियों कहूंगा आपको दिखा दें, ये खैर वुड है, खैर की लकड़ी है जो काफी महंगी होती है और बताया जा रहा है कि जो तस्कर हैं वो बनियारी इलाके से पंजाब की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे। वहीं मुस्तैद जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की नजर जब उन पे पड़ती है तो वो वहां से जो तस्कर है भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि आप देख रहे हैं ये काफी लग्जरी कार है, लेकिन इस तरह का मामला पहली बार नहीं आया है। कई बार हमने देखा एम्बुलेंस की आड़ में एम्बुलेंस में कैविटी बनाकर छिपाकर जो है वो तस्करी का प्रयास किया जाता रहा और आज एक बार फिर जो मामला है ये एक लग्जरी गाड़ी जो कि दिल्ली नंबर की है, इसमें तस्करी का प्रयास किया जा रहा था। और बता दें तो तस्कर जो है वो मौके से फरार हो गए। रात का अंधेरा था जिसके कारण वो भाग निकलने में कामयाब हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जो शुरू कर दी है। बता दें तो ये पहला मामला नहीं है, कई बार हमने देखा कि अखनूर से लकड़ी लाई जाती है और पंजाब की ओर उसे तस्करी का प्रयास उसके लिए किया जाता है। कई बार जो है वो इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं और एक बार फिर आज तस्करी के प्रयास को मरीन पुलिस ने नाकामयाब कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। आपने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में तो सुना ही होगा। आइए इसे अपनाने वालों से सुनते हैं इस योजना से लगने वाले सोलर प्लांट्स उन्हें किस तरह से फायदा पहुंचा रहे हैं। नावस अब्दुल हमीद रथर बस बसान क्रालपोर गो अगस्त 2024 पे तमो आय तमो कोर इंस्टॉल बिजली बिल मज गई कमी स्पेशली ये समर सीजनस मज कमी मे 300 या 400 या 500 पे भर ज्यादा को ज्यादा बह बिजली ती इस्तेमाल कर ठीक पे ये 1500 बिल या 2000 बिल बरान 2000 पेश तस मे गसान तो मगर तथ बह बरान 300 400 या 500 तो बे वन टाइम सेटलमेंट असल रिकमेंड स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू एवरी हाउस होल्ड ऑफ द कश्मीर वैली। गुलाम रसूल भट रोजान शाह हमजान कॉलोनी नाइक मोबी सिस्टम 18 मार्च 2015 3 किलोवाट अम बासो कि मतलब यूनिटन मज आई कमी मतलब
वारिया फर्क आई अमि सतन कि मतलब कोतान गसान वारिया फीस वो गसान कम वारिया फर्क आई यह मतलब इस पे कि मतलब अमिक यूनिट कंज्यूम गसान मतलब तम ये गड़स मज तो अमि सत फर्क बे ब्या चीज कि मतलब अगर ये आसो यूनिट रोजन सेव तम लगन वंदस मज बकान यह पे 8,64,000 मे बासान 94,000 वापस 94,000 आई वापस सिस्टम ठीक बहुत बाकी लुकन तक अपील यसान पन एनर्जी बचान यह लागू ठीक सोलर सिस्टम। फैब में हमने ये सोलर लगाया तो हमारी बिल बहुत आ रही थी 5-6 हज़ार की। फिर जब ये लगाया तो हमारा 5 kV है ये, तब से बिल बहुत कम आ रही है और हम अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो लगभग 4 महीने हो गए। हमें मोबाइल एप्लीकेशन से पता चलता है कि हमारा ये कितना बच जाता है, कितनी कंजप्शन होती है, कितना मतलब स्पेयर रहता है, तो वो हमें मोबाइल एप्लीकेशन से पता चल जाता है। सोलर से हमारा बहुत फ़ायदा हो गया। हम लोगों को भी बोलेंगे कि आप सोलर लगाएं तो इसका फ़ायदा उठाएं। घर पे सोलर प्लांट लगवाने का क्या प्रोसेस है? कंज्यूमर को सिंपल सा एक प्रोसेस है, उसको ऑनलाइन जानना है पीएम सूर्यघर की वेबसाइट पे, वहाँ पे रजिस्टर करना है और अपनी बिल की एक कॉपी, अच्छी सी क्लियर कॉपी PDF कॉपी एक अपलोड करनी है। वेंडर उसको चूज़ करना है। नाउ जैसे आपने वेंडर को चूज़ किया फिर उसके बाद एग्रीमेंट अपलोड होता है। वंस द एग्रीमेंट इज अपलोडेड then the vendor has to install the RTS. It is a whole online process. आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी गुजारिश है कि इसका अभी फ़ायदा उठाएं। ये स्कीम लिमिटेड है मार्च 2027 तक। सेठ दीनदयाल अपने बेटे से धंधे को लेकर बस एक ही बात बोलते थे, जिससे मौका चूका उसका धंधा सूखा। और मौका था बिजनेस को एक नई उड़ान देने का, सो हमने चौका मार दिया। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल जैसे चैनल के साथ अपने ब्रांड को जोड़ने के लिए advice.nw18.com पर लॉगिन किया और डिटेल्स भरते ही एडवाइस की तरफ से मिला तुरंत कॉल बैक। यही है मौका, मार दो चौका। पाकिस्तान के कोयटा में सेना की यूनिट के हेडक्वार्टर के पास बड़ा धमाका, अब तक 10 लोगों की मौत। धमाके वाले इलाके में कई सरकारी इमारतें और दफ्तर। धमाके के दौरान दिखा धुएं का गुब्बार। आत्मघाती हमलावर के निशाने पर था सेना का मुख्यालय। सैन्य नर्सिंग सेवा का 100वां स्थापना दिवस। CDS अनिल चौहान ने की शिरकत। कहा पीएम मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत परमाणु ब्लैकमेल से नहीं डरेगा, लेकिन रेडियोलॉजिकल हमलों से बचने के लिए रियासी जिला अस्पताल के बाहर मंगलवार को डॉक्टरों और स्टाफ की कमी को लेकर अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। पिछले 12 दिनों से चल रहे धरने के दौरान लोगों ने अस्पताल के बाहर एक भैंस लाकर उसके आगे बीन बजाई। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि ये विरोध खास तौर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी CMO रियासी और डायरेक्टर हेल्थ जम्मू के खिलाफ है। उन्होंने अब तक उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की। धरना कांग्रेस नेता करणदीप सिंह के नेतृत्व में हुआ, जहां प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अस्पताल में 4 विशेषज्ञ डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की कमी है, जिससे मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये बजाई है कि हम पिछले 12 दिनों से डायरेक्टर हेल्थ से मांग कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टरों की भारी शॉर्टेज है। ये चीज उन्होंने खुद एक्सेप्ट की है, लेकिन अभी तक डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हुई है। तो 12 दिनों से अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई है तो हमने ये जतलाया है कि भैंस के आगे बीन बजाना व्यर्थ है, यानी कि डायरेक्टर हेल्थ के आगे, CMO रियासी के आगे, सरकारों के आगे बात रखना भी आज के इस दौर में हमारा व्यर्थ है। कोई सुनवाई नहीं है, इसीलिए हमने ये ट्रेलर दिया, ये एक एग्जाम्पल पेश की है कि भैंस के आगे बीन बजाना व्यर्थ है, एडमिनिस्ट्रेटरों के आगे बात रखना, अपनी मांग रखना वो भी व्यर्थ है। इसीलिए हमने ये आज अनोखा प्रदर्शन। मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है, इतने इन लोगों को मतलब कि फतूर हो चुका है कि ये आम आदमी की आवाज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए इनको आज एक ट्रेलर दिया है। अभी तो सिर्फ भैंस लाई है, आने वाले दिनों में क्या पता छोटा भी आ सकता है, गधा भी आ सकता है, बंदर भी आ सकता है, हर एक बंदा आएगा। तो ये कोई नॉर्मल चीज़ है, मजाक नहीं है। ये इनको एक जतलाया है कि आप शर्म करो थोड़ी।
आईसीडीएस की ओर से आज त्राल में सेवा प्रो अभियान के अंतर्गत एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। त्राल के विधायक रफीक अहमद नाइक ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया, जबकि जिला कार्यक्रम अधिकारी पोषण पुलवामा बरीदा मजीद और साथ ही साथ सीडीपीओ त्राल मुजीबुल हक भी मौजूद रहे। इस मौके पर अधिकारियों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता प्रदान की, साथ ही कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी और सुचारू रूप से कार्य करने का तरीका सिखाया गया। है इसमें लोगों को एक बदगुमानी, मैं बात साफ करने वाला। हालांकि ये महकमा कितना इंपॉर्टेंट और कितना ग्राउंड पे काम कर रहे हैं इसका हमें एहसास नहीं है। लोग कहते हैं शायद चने दाल वाले महकमा, ये ऐसा नहीं है। इसकी जरूरत आइंदा वक्त में लोगों को इतनी पड़ेगी कि लोग जो अमीर है या गरीब है अपने बच्चों को इनके सेंटर्स में भेजना शुरू करें, क्योंकि मोबाइल का ये हम कंटिन्यूस यूज देते हैं या बच्चों के हाथों में देते हैं, इससे बच्चे जो जहनी बीमारी है उसमें मुब्तला हो गए हैं। बेसिकली अवेयरनेस अबाउट द स्कीम्स इज देयर, लेकिन कहीं कहीं काफी कम अवेयरनेस। ऐसे प्रोग्राम्स ये होता है कि कुछ जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है वो क्लियर हो जाती है, और जो हमारे यहाँ पे लोकल एमएलएज हैं उनको हमारे प्रोग्राम्स, हमारी स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस मिलती है। और ये जो हमारी कंटिन्यूएशन है इसमें हमारे जो टारगेट्स रखे गए हैं उन्हें इम्प्रूवमेंट मिलती है, बिकॉज ग्रास रूट लेवल वर्कर्स यहाँ पे आए होते हैं और हमें भी मौका मिलता है। जैसे मैं डीपीओ पुलवामा, मेरा एडिशनल चार्ज है, आई एम हैंडलिंग 3 डिस्ट्रिक्ट्स, तो मैं हर एक ज़िले के चाहे सुपरवाइजर से कहीं ऑफिस में मिलूँ ऑफिस में, लेकिन वर्कर से ज़्यादा मुलाकात नहीं हो पाती। तो ऐसे प्लेटफॉर्म से ये होता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो बाकी ऑफिसर्स भी हैं, हम हर अपनी जो हमारी ग्रास रूट लेवल वर्कर है उससे मुलाकात, उससे उनके सुननी है, हमारी सुनेंगे। सेवा पर्व के तहत राजौरी के नौशहरा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शारीरिक तौर पर विकलांग लोगों में व्हील चेयर वितरित की गई। इस दौरान नौशहरा के एडीसी प्रमुख तौर पर मौजूद रहे। दिए गए कुछ एक बेनिफिट्स नहीं पहुंचे हैं, उनको हम कोशिश करेंगे घर पहुंचाएंगे। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर ही ये सारे कैंप्स किए जा रहे हैं, और उसी के तहत ये आज यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज किया, पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज किया। स्कूल शिक्षा निदेशालय जम्मू ने संभाग के सरकारी और निजी स्कूलों के लिए नए समय की घोषणा की है। स्कूल शिक्षा निदेशालय के आदेश में कहा गया है कि अक्टूबर से ग्रीष्मकालीन क्षेत्र के स्कूल सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच चलेंगे, जबकि नवंबर से समय सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक हो जाएगा। हालांकि जम्मू नगर निगम की सीमा और आसपास के शहरी क्षेत्रों में आने वाले स्कूल सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक जारी रहेंगे। शीतकालीन क्षेत्र में स्कूल 1 अक्टूबर से सुबह 9:30 बजे तक सुबह 1 अक्टूबर से जो टाइमिंग होगी वो सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक का संचालित होंगे। वहीं विभाग ने चेतावनी दी है कि आदेश का पालन न करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इसी के साथ